कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा वो इस्तीफा दे देंगे। तो अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA को सैटेलाइट से इस टेस्ट की तैयारी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इस बार इंडिया के इस न्यूक्लियर टेस्ट का सबसे तगड़ा जवाब पाकिस्तान देता है। सभी साइंटिस्ट को एक कोड नेम दिया गया था और सीधे आने की बजाय घूम के पोखरण आता था। लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी की ये गवर्नमेंट सिर्फ 13 दिनों बाद ही गिर जाती है। जब साल 1977 आता है तो इस साल इंडिया में इलेक्शन होता है जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार मिलती है और फर्स्ट टाइम जनता पार्टी पावर में आती है, जिसके बाद मोरारजी देसाई देश के फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और मोरारजी देसाई की सोच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कैसी थी ये आप उनकी बातों से समझ सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार न्यूक्लियर वेपन्स में विश्वास नहीं करती है। इसके अलावा एक बार उन्होंने कहा था कि भले ही पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स बना ले लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। और वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर इतनी ज्यादा सख्त थे कि उनका सीधा कहना था कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा वो इस्तीफा दे देंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो जनता पार्टी थी इसे 4 मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस हो, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी को मिलाकर बनाया गया था। यही कारण था कि आगे चलकर जनता पार्टी में आपसी मतभेद होने लगे, जिसके कारण 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है और उन्हें सच में इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते तो है, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित करने से ठीक पहले कांग्रेस अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, जिसके कारण सत्ता में आने के सिर्फ 23 दिन बाद ही चरण सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ता है। और अब जब किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी तो 1980 में दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है और इस इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पावर में आती है। और अब जब इंदिरा गांधी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती है तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगता है और साल 1981 में तो इंदिरा गांधी एक और न्यूक्लियर टेस्ट करने की मंजूरी भी दे देती है, लेकिन फिर सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अपने इस फैसले को बदल लेती है। अब इंदिरा गांधी ने अपना फैसला क्यों बदला इसके बारे में कहा जाता है कि उस समय इस टेस्ट के प्लान्स को जानबूझकर लीक कर दिया गया था और वेस्टर्न कंट्रीज कहीं इकोनॉमिक सेक्शंस ना लगा दे, इस डर से इंदिरा गांधी ने अपना फैसला बदल लिया। अब अभी तक हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सोच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कैसी थी, लेकिन इसके बाद जब आगे चलकर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी सोच इंदिरा गांधी से बिल्कुल अलग थी। वो न्यूक्लियर वेपन्स के बिल्कुल भी शौकीन नहीं थे। यहाँ तक कि 1988 में राजीव गांधी ने UN जनरल असेंबली के डिसआर्मामेंट सेशन में एक एक्शन प्लान भी प्रेजेंट किया था, जिसका मकसद था 2010 तक सभी न्यूक्लियर वेपन्स को इस दुनिया से पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन उनके इस प्लान पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और यही वो समय था जब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था, जिसके बाद मौजूदा हालत को देखते हुए राजीव गांधी ही वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 1989 में न्यूक्लियर बम बनाने की मंजूरी दे दी थी। और जब साल 1995 आया तो इंडिया एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार था। PM नरसिम्हा राव से टेस्ट का ऑर्डर मिलने के बाद सारी तैयारियां शुरू कर दी जाती है। लेकिन जब इस टेस्ट की तैयारी पोखरण में की जा रही थी तो अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA को सैटेलाइट से इस टेस्ट की तैयारी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद अमेरिका इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है और इस टेस्ट को यहीं रोक देता है। अब भले ही इस समय पे अमेरिका ने इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक दिया था, लेकिन जब 1996 के इलेक्शन के बाद बीजेपी के अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नरसिम्हा राव ने कहते हैं कि सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कि बम तैयार है, आप न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। और बीजेपी हमेशा से एक ऐसी पार्टी थी जो न्यूक्लियर वेपन्स को सपोर्ट करती आ रही थी। अपने 1996 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इन्होंने कहा था कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो देश के न्यूक्लियर पॉलिसी पर विचार करेगी और न्यूक्लियर वेपन शामिल करने के विकल्प को अपनाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी की ये गवर्नमेंट सिर्फ 13 दिनों बाद ही गिर जाती है और इसी साल 1996 में एक और इंटरनेशनल ट्रीटी CTBT लाया जाता है, जिसका मकसद था कि पूरी दुनिया में किसी भी इंसान या किसी देश के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट को पूरी तरह से बैन करना। लेकिन इंडिया ने NPT की तरह इस ट्रीटी को भी मना कर दिया। अब 1996 में तो अटल बिहारी की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई थी, लेकिन इसके 2 साल बाद 1998 में अटल बिहारी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इस बार प्राइम मिनिस्टर बनते ही वो सबसे पहले DRDO के चीफ अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन R चिदम्बरम के साथ एक डिटेल डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन के बाद वो उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट के लिए आगे बढ़ने की मंजूरी दे देते हैं। और इस बार इस पूरे ऑपरेशन को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया था कि जैसे जैसे बाकी साइंटिस्ट को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला वो लोग छोटे छोटे ग्रुप में पोखरण की ओर जाने लगे ताकि किसी को भी उन पे शक ना हो। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नियों तक को झूठ बोला था कि या तो वो दिल्ली जा रहे हैं या फिर किसी और जगह इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और अगले 20 दिनों तक उनसे फोन पे बात नहीं हो पाएगी। सभी साइंटिस्ट को एक कोड नेम दिया गया था, जैसे कि अनिल काकोडकर का कोड नेम कर्नल अनिल, R चिदम्बरम का मेजर जनरल नटराज और अब्दुल कलाम का कोड नेम मेजर
जनरल पृथ्वीराज रखा गया था। जो भी पोखरण आता था वो इसी कोड नेम से ट्रैवल करता था और सीधे आने की बजाय घूम के पोखरण आता था ताकि जासूसों से बचा जा सके। और इस बार इंडिया ये भी अच्छी तरह जानता था कि 1995 की तरह ही इस बार भी CIA की स्पाई सैटेलाइट पोखरण पे नजर रख रही है। इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट पोखरण में काम कर रहे थे वो सब आर्मी के यूनिफॉर्म में थे और साइड पे गहरी सुरंग की खुदाई तभी की जाती थी जब सैटेलाइट उस एरिया के आसपास नहीं होती थी। और जैसे जैसे D-Day नजदीक आता गया तो ज्यादातर काम रात में किया जाने लगा ताकि सैटेलाइट की नजर से बचा जा सके। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी साइट को तैयार करने का जो इम्पोर्टेंट काम था वो इंडियन आर्मी को ही सौंपा गया था। अब सभी काम तो हो रहा था लेकिन अभी भी न्यूक्लियर मटेरियल को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से निकाल कर पोखरण पहुंचाना बाकी था। इसी काम के लिए 1 मई को सुबह के लगभग 3 बजे 4 आर्मी ट्रक चुपचाप से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जाते हैं और जल्दी से एक ट्रक में 2 काले बक्से और कुछ इक्विपमेंट को लोड करके मुंबई एयरपोर्ट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पहले से इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 एयरक्राफ्ट इसका इंतजार कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही सभी सामान को ट्रक से निकालकर एयरक्राफ्ट में लोड किया जाता है और उड़ान भरने के 2 घंटे बाद एयरक्राफ्ट जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां से एक बार फिर इसे आर्मी ट्रक के कॉन्वे के साथ पोखरण की ओर भेज दिया जाता है। और इस बार जब ये ट्रक पोखरण की ओर जा रहे थे तो इन्हें किसी भी तरह की स्पेशल सिक्योरिटी नहीं दी गई थी ताकि लोगों को देखने पे लगे कि ये एक नॉर्मल कॉन्वे है। और अभी तक पूरे मिशन के दौरान चाहे सोल्जर्स हो या फिर साइंटिस्ट, सभी के अंदर काम को पूरा करने का मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि पूरे मिशन के दौरान किसी ने भी बीमार होने तक की शिकायत नहीं की। इसके अलावा अनिल काकोडकर जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, D-Day से कुछ दिन पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन अपने फादर का अंतिम संस्कार करने के 1 दिन बाद ही वो वापस पोखरण आ गए। और इन सब लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब 11 मई 1998 को दिन के 3:45 पर इंडिया एक साथ 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. और फिर इंडिया यही नहीं रुकता है बल्कि इसके 2 दिन बाद 13 मई को एक साथ 2 और न्यूक्लियर टेस्ट करता है और इसी के साथ अब इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था। और इस बार जो 3 दिन के अंदर ये 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, इसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा जाता है। इंडिया के इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 1974 की तरह ही कई देश इंडिया को इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। अमेरिका, जापान और कनाडा ऐसे देश तो इंडिया पे सैंक्शंस भी लगा देते हैं, लेकिन इस बार इंडिया के इस न्यूक्लियर टेस्ट का सबसे तगड़ा जवाब पाकिस्तान देता है। 11 और 13 मई को इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और इसके रिस्पॉन्स में ठीक 15 दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने भी अपना सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्ट के बाद पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने कहा कि हमने हिसाब बराबर कर लिया और इस तरह से अब एशिया में चाइना के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुके थे। फिर आगे चलकर जब इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी बनाई तो इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई। मतलब कि इंडिया तब तक किसी देश पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा जब तक कि सामने वाला कोई देश इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करता। इसके अलावा इंडिया उन देशों के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का यूज कभी नहीं करेगा जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और ये बातें बताती है कि इंडिया न सिर्फ एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। आज इंडिया दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में जितनी बातें बताई है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।